मेमोरीज ऑफ मर्डर। ये कहानी कोरिया की एक सच्ची और अनसुलझी घटना पर आधारित है, जहां एक सीरियल किलर जवान और खूबसूरत लड़कियों का रेप करके उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट देता है। कहानी की शुरुआत होती है कोरिया के एक छोटे से शहर से। समय है 1988 और इस समय कोरिया में मिलिट्री राज चल रहा है। एक डिटेक्टिव जिसका नाम डोमेन है, उसे खबर मिलती है कि खेत के पास किसी ने लाश देखा है। डोमेन उस लाश की छानबीन करने पहुंचता है, जो खेत के पास एक नाले में है। वो लाश एक लड़की की है जिसके शरीर पे कपड़े नहीं हैं और उसके हाथ पैर भी बंधे हुए हैं। डोमेन अपराधी की तलाश में लग जाता है। तभी अगले ही दिन उन्हें खेत में एक और लाश मिलती है, जिसकी हालत पहले वाले लाश की तरह है, मानो उसे किसी एक इंसान ने ही मारा है। किलर इतना शातिर है कि वारदात की जगह पे उसने एक भी सबूत नहीं छोड़ा है, सिवाय एक जूते के निशान के, और वो भी ट्रैक्टर की वजह से खराब हो चुके हैं। रात में डोमेन अपनी पत्नी के साथ होता है। तभी बातों बातों में उसकी पत्नी बताती है कि जिस रात उस लड़की का कत्ल हुआ, उस रात आस पास वालों ने कोंग हो को उसका पीछा करते हुए देखा था। कोंग हो के पिता रेस्टोरेंट चलाते हैं। एक हादसे में कोंग हो जल गया था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। अगले ही दिन डोमेन कोंग हो को पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर लेता है। डोमेन उससे पूछता है कि क्या तुम उस रात उस लड़की का पीछा कर रहे थे? वो हाँ बोलता है और बोलता है कि वो बहुत सुंदर है। डोमेन उस पे इल्जाम लगाता है कि तुमने उसका रेप किया और फिर उसे मार दिया, जिसपे कोंग हो साफ साफ इनकार कर देता है। तभी वहाँ डोमेन का एक साथी चोयोन आता है और आते ही कोंग हो को बुरी तरह मारने लगता है। दरअसल चोयोन थोड़ा गुस्से वाला इंसान है। वो उसे बहुत बुरा भला बोलता है, उसके शरीर और उसके चेहरे का मजाक भी उड़ाता है। अगले दिन एक आदमी को दिखाया जाता है जो रास्ते में एक औरत का पीछा कर रहा है। उससे डर के वो औरत वहाँ से भागती है, पर भागते भागते वो सड़क के किनारे गिर जाती है। वो आदमी भी उसके पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर औरत बहुत डरी हुई है। तभी डोमेन की नजर उस आदमी पे पड़ती है। वो तुरंत वहाँ पहुंचकर उस आदमी को मारने लगता है और गिरफ्तार करके उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। तभी वो आदमी डोमेन को अपना इंट्रोडक्शन देता है। दरअसल उसका नाम सीओ है और वो भी एक डिटेक्टिव है, जिसे सियोल से इस केस की छानबीन करने भेजा गया है। वो तो बस उस औरत से एड्रेस पूछ रहा था, पर शहर की औरतें इन दिन हुए मर्डरों से काफी डरी हुई है। डोमेन वारदात वाली जगह पहुंचता है। उसके हाथ में कोंगो का जूता है, जिससे वो उस जगह निशान बना देता है। दरअसल उसके पास कोई सबूत नहीं है जिससे वो कोंगो को हिरासत में रख सके, इसलिए डोमेन झूठा सुराग बनाता है। डोमेन सीओ को लेकर ऑफिस पहुंचता है, जहाँ सीओ अपने सीनियर से मिलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। डोमेन कोंगो को जूते का निशान दिखाकर अपना गुनाह कबूल करने बोलता है, पर वो अपने ही बात पर अड़ा रहता है। चोयोन और डोमेन उसे जंगल ले जाते हैं और डराते हैं कि अगर उसने गुनाह कबूल नहीं किया तो उसे यहीं दफना दिया जाएगा। तभी अचानक कोंगो बोलने लगता है कि उस रात बरसात हो रही थी, मैंने उसका पीछा किया। तभी सुनसान जगह देखकर उसे पकड़ लिया, उसके हाथ पैर बांधे, उसके मुंह को उसके पैंटी से ढक दिया, उसके सारे कपड़े उतारे। तभी चोयोन बोलता है कि फिर तुमने उसका रेप करके उसको मार दिया। तभी कोंगो अपना स्टेटमेंट बदल देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैंने नहीं मारा है। ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग उसकी बात को रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें लगा कि कोंगो अपना गुनाह कबूल कर लेगा। सीओ भी ये सब देख रहा है, पर उसे ये सब बेकार लगता है। सीओ इस केस को अच्छे से स्टडी करता है। तभी उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसे उसे यकीन हो जाता है कि कोंगो कातिल नहीं है। अगले दिन सभी ऑफिसर और डोमेन कोंगो को खेत ले जा रहे हैं, ताकि वहाँ वो उस वारदात को फिर से करके दिखाए। दरअसल उन्हें अब यकीन हो चुका है कि कोंगो ही कातिल है, क्योंकि उसने जो डिटेल उन्हें बताई थी, कत्ल वैसे ही हुआ था। तभी वहाँ सीओ आ जाता है और चीफ को बताता है कि कोंगो कातिल नहीं है, क्योंकि लड़की का कत्ल गला घोट के किया गया था और कोंगो के हाथों में उतनी जान नहीं है कि वो किसी का गला घोट सके। चीफ सीओ की बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से भगा देता है। तभी भीड़ से कोंगो के पिता चिल्लाने लगते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो, वो मासूम है, उसकी दिमागी हालत खराब है, वो खून नहीं कर सकता है। पिता की आवाज सुनकर कोंगो भी रोने लगता है और बताता है कि ये लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सुनते ही वहाँ के मीडिया वालों के कान खड़े हो जाते हैं, जिससे डोमेन और सभी ऑफिसर को वहाँ से भागना पड़ता है। मीडिया में उनकी काफी बदनामी होती है और सबूत ना होने के कारण उन्हें कोंगो को छोड़ना पड़ता है। पर डोमेन को अभी भी लगता है कि कोंगो ही कातिल है। वो चीफ को बोलता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसे ये सब इतनी डिटेल से कैसे पता है। सभी लोग बहुत कंफ्यूज हैं। उधर मीडिया में इस केस को लेकर बहुत हाइप बनने लगी है, जिससे उन्हें इस केस को सॉल्व करने का प्रेशर बढ़ जाता है। सभी लोग फिर से इस केस को नए सिरे से छानबीन करते हैं। तभी
तभी सीओ चीफ को बताता है कि यहाँ 2 नहीं बल्कि 3 कत्ल हुए हैं। वो चीफ को ह्यूसन नाम की लड़की का मिसिंग रिपोर्ट दिखाता है जो कुछ दिनों से लापता है। जिस दिन वो लापता हुई उस दिन बारिश हो रही थी और उसने लाल ड्रेस भी पहना हुआ था। जिन 2 लड़कियों की लाश मिली है वो सभी लाल ड्रेस में ही थी और उस दिन बारिश भी हो रही थी। चीफ सीओ को एक टीम देता है जिससे वो खेत के पास लाश को ढूंढने लगते हैं। डोमेन और उसके साथी को ये सब टाइम पास लगता है, पर कुछ ही देर में सीओ को वहाँ एक और लाश मिल जाती है जो ह्यूसन का ही होता है। फोरेंसिक जांच में ये कंफर्म हो जाता है कि ये कत्ल उसी किलर ने किया है। सभी लोग शाम में कोंगो के पिता के रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ डोमेन कोंगो को एक जूता गिफ्ट करता है। सभी लोग शराब पीते हैं जिसके बाद डोमेन और सीओ का किसी बात पे बहस हो जाता है। दरअसल डोमेन को लगता है कि सीओ यहाँ अपनी मनमानी चला रहा है। चीफ उनके झगड़े को रोकते हैं। अगले दिन फिर से बारिश होती है। एक लड़की घर के बाहर है, उसे झाड़ियों में कुछ आवाज आती है। वो टॉर्च से देखने की कोशिश करती है पर वहाँ कोई नहीं होता है। वो डर के मारे सामने वाली फैक्ट्री की तरफ भागती है। तभी अचानक से एक आदमी झाड़ियों से निकलकर उसे दबोच लेता है। अगली सुबह फिर से उन्हें उस लड़की की लाश मिलती है और इसे भी उसी किलर ने मारा था क्योंकि इसकी भी हालत बाकियों की तरह ही है। पूरा शहर इन मर्डर से परेशान है। लोगों का विश्वास कानून से उठता जा रहा है। सभी ऑफिसर्स केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी एक लेडी ऑफिसर चीफ को बताती है जिस दिन कत्ल हुए एक गाना जिसका नाम सैड लेटर है रेडियो में बजाने का रिक्वेस्ट किया गया है। यानी जिस दिन इस गाने को बजाने की रिक्वेस्ट की गई है उस दिन कत्ल हुए हैं। सभी को यह बस एक इत्तेफाक लगता है, लेकिन सीओ इस बात को सीरियस लेता है और रेडियो स्टेशन पहुंच जाता है जहां वो इस सॉन्ग के रिक्वेस्ट करने वाले का डिटेल मांगता है पर वहां उसे कुछ नहीं मिलता है। रात में डोमेन की वाइफ देखती है कि वो केस की वजह से बहुत परेशान है, इसलिए वो डोमेन को एक औरत के बारे में बताती है जो लोगों का भविष्य बताती है और कई तरीकों से उनकी समस्याओं का समाधान करती है। वो डोमेन को भी उसके पास जाने की सलाह देती है। अपनी पत्नी की बात मानकर डोमेन चोयोन के साथ उस औरत के पास जाकर पूरी कहानी बताता है और कई सस्पेक्ट की फोटो भी दिखाता है। वो औरत उसे एक व्हाइट चार्ट पेपर देती है और कुछ मंत्र बताती है। दरअसल उस औरत ने उन्हें कहा था कि वहाँ की मिट्टी में पानी मिलाकर और बताए हुए मंत्र बोलने से उस पेपर में कातिल का चेहरा बन जाएगा, पर वो बेवकूफ समझ ही नहीं पाए कि ये सब बस एक ढोंग है। पर जब वो ये सब कर रहे थे तभी उन्हें किसी के आने की आवाज आती है। वो छुप कर देखने लगते हैं। वो और कोई नहीं सीओ होता है। वो भी इस केस को सुलझाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। तभी सीओ को भी किसी और के आने की आहट मिलती है। सीओ भी दूसरी तरफ छुप जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो अपने जेब से लेडीज अंडरगारमेंट को उसी जगह रखता है जहाँ कत्ल हुए थे और मास्टरबेट करने लगता है। डोमेन और सीओ को वो ही कातिल लगता है। जैसे ही सभी लोग उसे पकड़ने आते हैं वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। उसका पीछा करते हुए वो लोग एक फैक्ट्री में पहुँचते हैं जहाँ सभी ने एक जैसा ही यूनिफॉर्म पहना हुआ था, इसलिए अब उस आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी डोमेन की नजर एक आदमी के अंडरवेयर पे पड़ती है। दरअसल डोमेन ने उसका चेहरा तो नहीं देखा था पर उसका अंडरवेयर देखा था, इसलिए वो उसे पकड़ लेते हैं। अब डोमेन उस आदमी से पूछताछ करता है जहाँ वो बताता है कि वो वहाँ सिर्फ मास्टरबेशन करने गया था। वो बताता है कि उसकी पत्नी कई दिनों से बीमार है जिससे उसे शारीरिक सुख नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि उसे ऐसा काम करना पड़ा। चोयोन और सीओ उसके घर जाते हैं जहाँ उसकी वाइफ सच में बीमार होती है, लेकिन घर की तलाशी लेने से उन्हें उसके घर में बहुत सी गंदी मैगजीन मिलती है जिससे उसके ऊपर उनका शक और भी बढ़ जाता है। डोमेन और चोयोन उससे लगातार सवाल जवाब कर रहे हैं पर वो खुद को बेगुनाही बोल रहा है। तभी सीओ को पता चलता है कि पास के एक मेडिकल स्कूल में कुछ बच्चों ने आउट हाउस में खून होते हुए देखा था। पता लगाने के लिए सीओ उस स्कूल में पहुंचता है जहां वो एक लड़की से बात करता है। बातों बातों में वो उसकी हेल्प करता है। उसके कमर में बैंडेड लगा के आउट हाउस के बारे में पूछने पर वो साफ साफ मना करती है कि ये बस एक अफवाह है, किसी ने किलर को नहीं देखा है। सीओ के हाथ कुछ नहीं लगता है। तभी सीओ की मुलाकात एक टीचर से होती है। जब टीचर को पता चलता है कि सीओ एक डिटेक्टिव है और इस समय हो रहे कत्ल की छानबीन कर रहा है तो वो उसे कुछ ऐसा बताती है जो सीओ के केस में बहुत मदद करता है। वो उसे एक लड़की के बारे में बताती है जो यहाँ इलाज के लिए आई थी। उसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा वो किलर उन लड़कियों के साथ करता है, पर ये लड़की किसी तरह से बच गई और अभी शहर से दूर गाँव की तरफ रहती है। टीचर उस लड़की का एड्रेस भी देती है। सीओ तुरंत उस लड़की के पास पहुँचता है पर सीओ को आता देख वो लड़की बहुत डर जाती है और घर के अंदर खुद को बंद कर लेती है। सीओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी मदद करने आया है और वो पुलिस है, लेकिन लड़की को उस पर विश्वास नहीं होता है। इसलिए सीओ एक लेडी ऑफिसर को बुलाता है जो उस लड़की से बात करती है। वो लड़की बताती है कि उसके साथ वैसा ही हुआ है जैसा उस किलर ने सबके साथ किया है, पर किस्मत से वो बच के भाग गई। पर निराशा की बात है कि उसने उस किलर का चेहरा नहीं देखा। पर एक चीज वो उन्हें बताती है कि उस किलर का हाथ बिल्कुल सॉफ्ट था, मानो किसी लड़की का हाथ है। यह बहुत बड़ा सुराग तो नहीं है पर यह चीज उनके काम आ सकती है। सीओ उस आदमी के पास जाता है जिसे उन्होंने गिरफ्तार कर रखा है। वो उसके हाथों को देखता है जो बहुत रूखा है क्योंकि ये एक फैक्ट्री वर्कर है, इसलिए सीओ उसे छोड़ देने बोलता
होता है। ये सुनकर डोमेन को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि सीओ उसके काम की कदर नहीं करता है और हमेशा उसके फैसले को गलत बोलता है, जिसमें उन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, जिसे चीफ छुड़वाता है। तभी वही लेडी ऑफिसर आती है और बताती है कि किसी ने रेडियो में सैड लेटर सॉन्ग बजाने का रिक्वेस्ट किया है। सीओ खिड़की के बाहर देखता है, बाहर बारिश हो रही है, यानी आज फिर किसी लड़की का कत्ल होने वाला है। सीओ तुरंत रेडियो स्टेशन में कॉल करके रिक्वेस्ट करने वाले का डिटेल मांगता है, पर वहाँ का कर्मचारी छुट्टी पर है। सभी लोग कुछ नहीं कर पाते हैं सिवाय अगले दिन किसी लड़की के कत्ल की खबर सुनने के अलावा। और ऐसा ही होता है। अगले दिन एक और लड़की की लाश मिलती है, जिसे फोरेंसिक जांच के लिए लाया जाता है, जहां सभी अपनी नजरों में शर्मिंदा है, क्योंकि अगर वो लोग आपस में लड़ाई ना करके एक साथ इस केस को सुलझाते तो शायद ये लड़की यहाँ जिंदा होती। उस लड़की के शरीर में बहुत से चोट के निशान है, जिससे पता चलता है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कितना स्ट्रगल किया होगा। तभी डॉक्टर को उस लड़की के गुप्तांग के अंदर कुछ दिखता है। दरअसल उस कातिल ने बच्ची के गुप्तांग के अंदर फल के टुकड़े डाले थे। ये देखकर सभी लोगों को बहुत दुख होता है। किसी इंसान के अंदर ऐसी हैवानियत कैसे आ सकती है। ये सब देखकर डोमेन सीओ से माफी मांगता है, क्योंकि वो शुरू से ही गलत दिशा में छानबीन कर रहा था। उसने सीओ की एक बात भी नहीं मानी, हमेशा उसे गलत समझता रहा। तभी रेडियो स्टेशन से खबर आती है कि उस सॉन्ग को बजवाने वाले का पता चल चुका है। सीओ को उस इंसान का एड्रेस मिल जाता है। सीओ तुरंत डोमेन के साथ बताए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है, जहाँ एक औरत बताती है कि वो लोग जिसे ढूंढ रहे हैं वो उसका बेटा है और वो इस वक्त फैक्ट्री में होगा। ये सुनकर दोनों उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ वो आदमी उन्हें मिल जाता है जिसका नाम ह्यूगो है। उसे पूछताछ के लिए लाया जाता है। वो आदमी देखने में बिल्कुल मासूम लगता है, पर सीओ जब उसका हाथ देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि शायद यही कातिल है, क्योंकि उसका हाथ वैसा ही है जैसा उस लड़की ने बताया था। सीओ उससे उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो मिलिट्री में था और लास्ट ईयर सितंबर में मिलिट्री की जॉब छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो गया। सीओ बोलता है तभी से ये कत्ल शुरू हुए हैं। वो बोलता है ये बस एक इत्तेफाक है। डोमेन उससे पूछता है कि क्या तुमने कल सैड लेटर सॉन्ग बजवाने का रिक्वेस्ट किया था। वो हाँ बोलता है। डोमेन पूछता है कि वो उस समय कहाँ था। ह्यूगो बोलता है वो अपने घर में, यानी वो 7 से 8 बजे अपने घर में था। सीओ पूछता है कि प्रोग्राम के आखिर में कौन सा गाना बजा था। वो बोलता है मुझे याद नहीं है और यहाँ वो फंस जाता है। सीओ बोलता है प्रोग्राम के लास्ट में तुम्हारा और कई लोगों का नाम लिया गया था जिन्होंने गानों को रिक्वेस्ट की थी, और इतनी बड़ी बात तुम कैसे भूल सकते हो। कई बार चोयोन उसे मारने की कोशिश भी करता है, पर चीफ उसे रोक लेता है क्योंकि वो एक एक्स मिलिट्री मैन है। अब सीओ को यकीन हो चुका है कि यही वो कातिल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तभी सीओ उसे वही फल के टुकड़े दिखाता है और पूछता है कि कितने टुकड़े डाले थे तुमने। ये सब देखकर ह्यूगो बिल्कुल घबरा जाता है और उन पे चिल्लाने लगता है। चोयोन अपना आपा खो देता है और उस पर अटैक कर देता है, जिसपे चीफ चोयोन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि चोयोन ने चीफ की बात नहीं मानी, इसलिए वो चोयोन को इस केस से हटा देते हैं। अब डोमेन और सीओ को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस केस को कैसे आगे ले जाएं। उन्हें पता है कि कातिल यही है, पर उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये सोचकर सीओ को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि मैं उसे मार मार के उगलवा लूंगा। सीओ का ऐसा एग्रेशन देखकर डोमेन भी हैरान हो जाता है। बातों बातों में उन्हें कॉन्गो की याद आती है, जिसे उन्होंने पहले पकड़ा था। सीओ को एक बात अभी भी समझ नहीं आता है कि जब कॉन्गो ने कत्ल नहीं किया तो उसे इतनी डिटेल में कैसे पता था। तभी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि कॉन्गो ने ऐसा होते हुए देखा है। वो दोनों तुरंत कॉन्गो के रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ कॉन्गो मौजूद नहीं है। चोयोन वहीं बैठकर शराब पी रहा है, क्योंकि उसे इस केस से निकल जाने का दुख है। नशे में चोयोन की लड़ाई वहाँ बैठे कुछ शराबियों से हो जाती है। तभी वहाँ कॉन्गो भी पहुँच जाता है और गलती से चोयोन को एक लकड़ी से मारता है जिसमें कील लगी हुई थी। ये देखकर वो डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चोयोन उसे अब नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। डोमेन और सीओ उसके पीछे जाते हैं। कॉन्गो एक खंबे में चढ़ जाता है और बहुत रिक्वेस्ट करने पे भी नीचे नहीं आता है, इसलिए डोमेन उससे वहीं से सवाल पूछता है कि क्या तुमने कत्ल होते हुए देखा था। कॉन्गो हाँ में जवाब देता है और ये भी बताता है कि उसने कातिल का चेहरा भी देखा था। किसी तरह से वो लोग कॉन्गो को नीचे उतरने के लिए मना लेते हैं और उसे ह्यूगो की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या ये वही है। कॉन्गो कुछ बोलता उससे पहले कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं जिनसे चोयोन की लड़ाई हुई थी, जिन्हें देखकर कॉन्गो फिर से भाग जाता है और पटरी के बीच जाकर खड़ा हो जाता है। डोमेन उसे वहाँ से हटने बोलता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता है। तभी एक ट्रेन वहाँ से गुजरती है और कॉन्गो की मौत हो जाती है। ये देखकर डोमेन को बहुत दुख होता है। अगर कॉन्गो कातिल को पहचान लेता तो ये केस सॉल्व हो जाता, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सबूत ना होने के कारण उन्हें ह्यूगो को छोड़ना पड़ता है, लेकिन सीओ ह्यूगो के ऊपर नजर रख रहा है। ह्यूगो एक बार में बैठा है। तभी वो बार से निकलकर एक बस में बैठता है। सीओ उसके पीछे जाना चाहता है, पर ऐन वक्त पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती है, जिससे वो निकल जाता है। सीओ पता करता है कि ह्यूगो 2 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंचा है, जबकि उसे आधे घंटे में घर पहुंच जाना चाहिए था। ये बात वो अपने चीफ को बताता है। वो समझ जाता है कि आज फिर वो कत्ल करेगा। रात में एक औरत अपने शॉप को बंद करके घर जा रही होती है। तभी झाड़ियों में किसी इंसान को दिखाया जाता है। ये वही कातिल होता है। वो उस औरत को पकड़ने वाला होता है, पर तभी उसे एक और लड़की दिखती
दिखती है। वो उस औरत को छोड़कर लड़की को ही अपना शिकार बनाता है। हम देखते हैं वो किलर उस लड़की को मारने की तैयारी कर रहा है। लड़की भी बेबस अपने मौत का तमाशा देख रही है। अगले ही दिन उस लड़की की लाश मिलती है। वो लाश इतनी बुरी हालत में होती है कि लोग उसे देखकर उल्टियां करने लगते हैं। सीओ लाश को देखता है और ये उसी लड़की की लाश है जो उसे मेडिकल स्कूल में मिली थी। ये देखकर सीओ अपना आपा खो देता है और सीधे ह्यूगो के घर से उसे उठा लेता है और मारते हुए सुनसान रेलवे ट्रैक पे ले आता है। वो गन दिखाकर बार बार उसे अपना गुनाह कबूल करने बोलता है, पर ह्यूगो अभी भी खुद को बेकसूर बोल रहा है। सीओ उसे मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ डोमेन आ जाता है जिसके हाथ में डीएनए रिपोर्ट है जो लाश से मिली थी, जिसे ह्यूगो के डीएनए से मैच करवाया गया है। सीओ तुरंत रिपोर्ट देखता है, जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ जाते हैं। डीएनए ह्यूगो से मैच नहीं कर रहा है। फिर भी सीओ उसे मारना चाहता है, पर डोमेन उसे रोक लेता है। ह्यूगो वहाँ से भाग जाता है। सीओ को बहुत दुख होता है कि उसने ह्यूगो को नहीं मारा। आज तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया। मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।